ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 हिस्ट्री, इस पेपर में आप सभी बच्चों को जितने सवाल बताने वाला हूं इस वीडियो में, अगर आप ये सारे के सारे वीडियो को पूरा लास्ट देखते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे समझ के चल जाते हैं तो आप सही बच्चों का 75 नंबर का पेपर होता है। 75 में 75 आप सही बच्चे ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा अगर कोई भी अपडेट आता है वहां पे शेयर किया जाता है। कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे जरूरी बात, आप सही बच्चों को मेजर पेपर 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये हमने अपने चैनल के प्ले सेक्शन में बनाया हुआ वीडियो, आप जाके उनको देख के अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो पहला सवाल आप सही बच्चों पेपर जो पूछा जाएगा वो है भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के उदय के क्या कारण थे। नेशनलिज्म का जो राइज हुआ था, किस कारण से भारत में जो नेशनलिज्म पनपा था, इसके क्या कारण थे ये हमें बताना है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था ये कब हुआ था। सबसे पहले इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था ये 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? उत्तरार्ध में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी गोलार्ध होता है, तो गोलार्ध मतलब यहाँ पर होता है हमारे पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को आप समझ सकते हैं, जिसे उत्तरार्ध कहा जाता है। तो जब भारतीय समाज ने, यानी हमारा जब भारतीय समाज ने विदेशी शासन के खिलाफ, आपको मालूम है कि हमारा देश अंग्रेजों का कुछ समय तक गुलाम रहा, ठीक है, तो इसी गुलामी के खिलाफ हम लोगों ने क्या किया, एक जगह संगठित होकर, मतलब सभी लोग क्या हुए, सम्मिलित हुए और हम लोगों ने अपनी क्या बनाई, एक राष्ट्रीय पहचान बनाई और स्वतंत्रता की चेतना, अपने मन के अंदर चेतना जनाई कि हमें स्वतंत्र होना है। और इसी चीज को हमने महसूस करना शुरू कर दिया। यह भावना अचानक नहीं है, एक कोई भी देखिए भावना जो रहती है, राष्ट्रवाद की भावना चाहे किसी प्रकार भावना हो, ये कभी भी एक दिन नहीं आते, बल्कि इसके लिए कई ऐतिहासिक या कई राजनीतिक या फिर सामाजिक हो गए या आर्थिक, धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जिनसे लोगों के मन में एक एक कह सकते हैं विचारधारा बनती है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। सबसे पहला देखिए यहां पर कुछ कारण है जिस वजह से लोगों के मन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उनमें सबसे पहला है ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां, यानी अंग्रेजों के द्वारा देखिए जो नीतियां चलाई जा रही थी। अंग्रेज क्या करते थे, आपको मालूम होगा कि टैक्सेशन लगाते थे, मतलब कर लगाते थे। और ये कर इतना ज्यादा होता था कि हमारे जो भारतीय कृषक हो गए या व्यापार के लोग हो गए या जो भी उद्योग करते थे उनको चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यही बात बताया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति, मतलब उनकी जो नीतियां थी आर्थिक नीति, उनमें हमारे भारतीय कृषि, भारतीय हमारे व्यापार और जो कुटीर उद्योग थे, इन सभी को उन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि उनका काम था कि भैया जितना ज्यादा पैसा हो सके यहां से लूट के ब्रिटेन भेज दिया जाए। तो हमारे लोगों पर भारी लगान लगाया जाता था, व्यापार पर उन्होंने नियंत्रण प्राप्त करा था। और जो भी ब्रिटिश वस्तु है उनको बढ़ावा देने के लिए, यानी फॉरेन के देखिए जितनी भी चीजें उनको बढ़ावा देने के लिए भारतीयों को आर्थिक रूप से उन्होंने कमजोर कर दिया। जैसे अभी आपसे ही बच्चे वर्तमान युग में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कंपनी के ब्रांड है जिनको लोग पसंद करते हैं और उनकी कीमत देखिएगा तो भैया लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। जैसे बहुत सारे आप आइटम देखते हो जिनमें लुइस विटो का पर्स हो गया या फिर कोई भी, अगर आप अमेरिकन टूरिस्टर का मान ली बैग देख रहे हैं, ये सब के सब ब्रिटिश वस्तु हैं। अभी भी लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। लोग अभी क्या है देखिए, आपको मालूम होगा कि भैया बाहरी चीजों को आप न आने दें, आप देश की चीजों को क्या दें, देश में देखिए जो भी कंपनी है आप उन सब चीजों को खरीदें। तभी खुद ब खुद ये ब्रिटिश शासन की देखिए जो भी चीजें, भले हम आजाद हो चुके हैं लेकिन उनके चीजों को हम लोग को खुद ब खुद क्या करना, बॉयकॉट करते रहना है। अगला यहां पर पॉइंट बताया हुआ है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव, यानी नस्ल के आधार पर देखिए भेदभाव किया जाता था। और प्रशासनिक अन्याय भी जन आक्रोश को जन्म दिया। देखिए प्रशासनिक अन्याय मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अन्याय, मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कोर्ट कचहरी वाला हो गया या पुलिस मुकदमा हो गया, इन सब चीजों में भी लोगों के साथ अन्याय होता था जिससे लोगों के मन में क्या हुआ, इन लोगों के प्रति एक आक्रोश जन्मा। यही सबसे पहला पॉइंट जो हमने बताया कि ब्रिटिश शासन के जो नीतियां थी वो नीतियां सही नहीं थी। अगला अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विचारधारा का प्रचार। बोलिए भी अंग्रेजी शिक्षा कैसे? जैसे वर्तमान युग की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा को इस प्रकार बना दिया गया कि आप किसी भी स्कूल में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, वहां इंग्लिश को मैंडेटरी लैंग्वेज मान दिया कि भैया आप इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारे इतिहास में जाते हैं तो भैया बिना इंग्लिश के, हम लोग बिना अंग्रेजी के, हमारा भारत तब भी इससे ज्यादा कह सकते हैं काबिल था और आज भी काबिल है। लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा जो नई शिक्षा नीति या फिर कहा जाए ये जो नीति लाई गई थी कि भैया अफसर बाबू बनेंगे लोग, वही नई शिक्षा प्रणाली ने भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग बना दिया ना, जिससे देखिए जितने भी यूरोप में देश चल रहे हैं उनमें स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकार जैसे आधुनिक विचारों को पढ़ा समझा। अंग्रेजों द्वारा ये जो नीति लाया गया था, नीति क्यों लाया गया था, बेसिकली कि लोगों को बाबू बनाया जाएगा, ठीक है, लोग समझेंगे कि हमारे पास कि हमें अधिकारी बनना, बड़े बड़े हाई रैंक पे जाना है, ठीक है।
लेकिन जिस प्रकार शिक्षा लाया गया, तो शिक्षा से एक फायदा भी हुआ कि लोगों के मन में क्या हुआ, लोगों ने नए नए चीज पढ़े, लोगों ने क्या किया, लोगों की विचारधारा को पढ़ा। अलग अलग जितने भी यूरोपीय देश में चाहे जो भी आंदोलन चल रहे हो, लोकतंत्र में उनको क्या लोकतंत्र चलता है या उनके क्या माने हुए, ये सभी चीजों ने हमारे देश के लोगों ने पढ़ा समझा। इसके बाद हमारे देखिए जो शिक्षित वर्ग है, जो भी हमारा शिक्षित वर्ग है, उसने सबसे पहले क्या किया, हमारे समाज को मजबूर करने की कोशिश की कि भैया स्वतंत्रता जो है हमारा अधिकार है, कि बिना हमारा देश है हम सभी लोग यहाँ पर रहेंगे, ये बाहरी लोग कौन होते रहने वाले बेसिकली। तो अंग्रेजी शिक्षा और जो आधुनिक विचारधारा प्रसार हुआ, इससे एक बेनिफिट जरूर हुआ था हमारे पास कि जितने भी लोग थे, लोगों के मन में स्वतंत्रता का अधिकार का विचारधारा जन्मा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास। अगला पॉइंट है हमारे पास सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन में, आपको मालूम है जो धार्मिक सुधार आंदोलन में, जैसे 19वीं शताब्दी में भारत ने के अनेक सुधार आंदोलन में, तो उनमें जैसे आपको मालूम होगा ब्रह्म समाज हो गया, आपने नाम सुना होगा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुत सारे ऐसे। इन सभी आंदोलनों ने क्या किया, जैसे जातिवाद हो गया, जाति फिर बाल विवाह, सती प्रथा, आपको मालूम होगा, ये जितने भी हमारी सामाजिक कुरीतियां थी, मतलब जितने भी देखिए सोशल इविल्स थे, इन सब के खिलाफ आवाज उठाई कि भैया ये सब चीज गलत है। साथ ही इन्होंने क्या किया, भारतीय जो भी हमारी संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने की भावना की, हमारे देखिए हमारे जो भारत की संस्कृति है और हमारा इतिहास है, इन सब चीजों पे हमें गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे हमारे देश के प्रति जो हमारा प्रेम है, आत्मगौरव है और एकता की भावना लगातार यहाँ पर क्या मौजूद होती चली। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। चौथा पॉइंट है सबसे पहला जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं 1857 की क्रांति। यह संगठित, देखिए आपको मालूम है 1857 की क्रांति अगर ये एक ही दिन में अगर एग्जीक्यूट हो जाता, अगर मैं सही हूं 10 मई के दिन में अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता तो उसी दिन अंग्रेजों का देश से सफाया हुआ था। लेकिन कह सकते हैं मिसकम्युनिकेशन बोलिए या हमारे पास संचार के साधनों में कमी थी, जिस वजह से यह क्रांति जो सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बेसिकली इस आंदोलन ने क्या किया, इस क्रांति ने क्या किया, लोगों के मन में कर दिया कि भैया हाँ अब अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। यह संगठित जो राष्ट्रवादी आंदोलन तो नहीं था, एक रूप से तो नहीं किया गया था, लेकिन यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो यह व्यापक स्तर पर हमारे जितने भारतीय सैनिक हो गए, किसान हो गए और सामान्य जनता द्वारा लड़ा गया, लेकिन यह असफल रहा। लेकिन इससे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश में एक स्वतंत्रता की इन्होंने क्या रख दी, नींव रख दी कि हाँ भैया अब हम लोग क्या स्वतंत्र होकर रहेंगे। फिर अगला हमारे पास है संचार, परिवहन और प्रेस का विकास। ब्रिटिश शासन में रेलवे हो गया, डाक सेवा, टेलीग्राफ और अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को तेजी से विकास हुआ। अंग्रेज लोग आए, ठीक है, वो लोग अपना रेलवे अपने बेनिफिट के लाए थे, लेकिन फायदा हमें भी हुआ, यानी कि नहीं हुआ। डाक सेवा या टेलीग्राफ या जितने भी भाषाएं हमारे समाचार पत्र लिखिए, जिससे क्या हुआ, संचार का विकास हुआ। और इससे क्या हुआ कि मान ली बहुत विभिन्न लोग विभिन्न जगह में रहते थे, इससे क्या हुआ, लोगों को जोड़ा जाने में ईजी होने लगा, क्योंकि लोगों को विचारधारा पहुंचाने के लिए एक माध्यम मिला जिसका नाम था समाचार पत्र, जिससे लोगों को जन जागरूकता हो गया। जो ब्रिटिश शासन की नीतियां थी उन सभी चीजों को यहाँ पर आलोचना करते हुए अखबार यानी जो हमारा समाचार पत्र है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर अगला कहानी स्टार्ट होता है हमारे पास कांग्रेस का स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको मालूम है 1885 में ए.ऊ. नामक व्यक्ति ने क्या किया था, भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कांग्रेस की स्थापना ने भी क्या किया, राष्ट्रवादी भावना को राजनीतिक स्वरूप दिया, एक राजनीतिक रूप में जगह दिया। जिससे पहले क्या हुआ, यह संगठित ब्रिटिश, देखिए सबसे पहले जो बना था तो ब्रिटिश सरकार के अधीन बना था, लेकिन ये धीरे धीरे लोगों की मांग को लेकर, लोगों के प्रति क्या मतलब लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसको में सुधार की मांग को लेकर काम करता रहा। लेकिन समय के साथ यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख मंच बन गया, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। कांग्रेस ने देश के अलग अलग जितने भी हिस्से उनके सभी नेताओं को एक साथ फैलाया और लोगों के बीच में एकजुटता का भावना लेकर आया कि सभी लोग अगर एक साथ रहेंगे तो हमें यहाँ पर स्वतंत्रता मिल सकती है। फिर अगला है भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास है। इनमें से जितने हमें कारण बताए ये सब मुख्य कारण थे जिन्होंने क्या किया, सभी का योगदान रहा। यहाँ जितने भी कारण बताएं सभी कारणों ने मिलकर क्या किया, सबका योगदान है। तो ब्रिटिश शासन की देखिए जो शोषणकारी नीतियां होगी, आधुनिक शिक्षा हो गया, सामाजिक सुधार आंदोलन हो गया, संचार में साधनों का विकास हो गया और राजनीतिक जो संगठन है, इन सभी की भावनाओं ने क्या किया, हमारे भारतीय जनता को जागरूक किया और इसी जागरूकता ने बेसिकली क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया, जिससे उसका उद्देश्य एकमात्र था, एक स्वतंत्र और हमारे संप्रभु भारत का निर्माण करना था। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि 15 नंबर में आपसे पेपर में पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस सवाल को। अब नेक्स्ट सवाल जो हम बताने वाले आपसे बच्चों को, ये मोस्ट वीवीआई सवाल है जो पेपर में अक्सर आता है। बंगाल विभाजन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा, हमने आपको पढ़ाया हुआ भी, अगर आप उनसे पढ़े होंगे, एक दुर्जन नाम का आदमी था, ठीक है, जिसे करजन कहा जाता था लेकिन हम दुर्जन बोलते हैं, ठीक है।
आपको मालूम है 1905 बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, इसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े ये भी बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया हुआ है कि बंगाल विभाजन भारत के आधुनिक इतिहास की, मतलब हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि इस समय जो ब्रिटिश का वायसरॉय था, इसे हम करजन नहीं बोलेंगे, इसे दुर्जन बोलेंगे। समझ जाइएगा कि हम लोग इसे दुर्जन क्यों बोल रहे हैं। यह उन्होंने क्या किया, इसमें 1905 में इन्होंने लागू किया था। अब क्या लागू किया था, यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था। इसने क्या किया, हमारे समाज के पीछे जो एक राजनीतिक साजिश थी, मतलब हमारे समाज को भी तोड़ने का मेन काम किया। इस विभाजन ने हमारी जो भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। हमारा जो भारत के प्रति राष्ट्रवाद था, देश के प्रति प्रेम था, उसको एक नया रास्ता मिला और स्वतंत्रता संग्राम को और भी गति इसने प्रदान कर दिया। अब क्या कारण थे इसके बंगाल विभाजन के, आइए जानते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रशासनिक सुविधा। औपचारिक कारणों में से एक बताया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार का यह तर्क रहा था कि बंगाल देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है और जनसंख्या इसकी बहुत अधिक है, जिससे यहाँ पर प्रशासनिक रूप से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इसे कवर करना मतलब इम्पॉसिबल हो रहा है। इसलिए उसने क्या किया, दो भाग इसे बांट दिया। पहला रखा था एक पूर्वी बंगाल और एक असम बांटा, और पश्चिमी बंगाल के नाम से, जिसे आप बांग्लादेश के मतलब वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे पश्चिमी बंगाल कहा जाता था, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान, अगर मैं सही तो शायद वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता होगा इसे, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल और असम में बांटा और पश्चिमी बंगाल के नाम से इसे बांट दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने पहले बांटा। बोलता है कि भैया हमारे पास संभालने के लोग नहीं, हम लोग संभाल नहीं पा रहे, टैकल नहीं कर पा रहे इस चीज को, इसलिए उन्होंने क्या किया, बंटवारा किया। दूसरा सबसे मेन कारण था इनका, अंग्रेजों का तो नीति था, खानदानी नीति, कि फूट डालो और शासन करो, मतलब भैया झगड़ा लगाओ और अपना मस्त से जिंदगी काटो। वास्तविक कारण यह था कि बंगाल जो था ब्रिटिश विरोधी गतिविधि और राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका था। देखिए बंगाल में चाहे जितने भी लोग हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, सभी लोग क्या कहते हैं, बेसिकली अंग्रेजों का यहाँ बेसिकली अंग्रेजों का विरोध करते थे। यहाँ पे एक मेन हब था हमारे पास, जहां पर बंगाल बेसिकली क्या बन चुका था, एक सेंटर बन चुका था कि जितने भी राष्ट्रवाद के काम होंगे या फिर जितने भी ब्रिटिश विरोधी गतिविधि होंगे, वो सारा का सेंटर बना हुआ था बंगाल। बंगाल में देखिए हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता थी, एकता लगातार बढ़ रही थी, जिससे अंग्रेज डर है कि अगर एक साथ ये लोग अगर आ गए तो हमें तो देश से भागना पड़ेगा। तो विभाजन के माध्यम से उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमान के बीच में क्या किया, सांप्रदायिक मतलब कम्युनिज्म, जो अगर मैं सही हूँ कम्युनिज्म क्या करवाया, एक मतभेद करवाया, जिससे लोगों के मन में क्या, लोगों को अलग करवा दिया कि भाई तुम अलग है हम अलग है। इस प्रकार उन्होंने फूट डालने का कोशिश किया। अगला है मुस्लिम समुदाय को उन्होंने क्या दिया, अलग से समर्थन दे दिया। मतलब अब एक ग्रुप को उन्होंने पूरा पूरी क्या कर दिया भैया, ज्यादा जिसे बोल दिया कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, पूर्वी बंगाल जो है यहाँ पर उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाया, मतलब बनाना चाहती है, मतलब वहां पर डोमिनेंस जो होना चाहता था वो मुसलमान लोग को होना चाहता था, ताकि मुसलमान लोग क्या करें, हिंदू से अलग कर उन्हें स्पेशल कुछ राइट्स दी जाए, कुछ सुविधा दी जाए और उनको अपने साथ में रख लिया जाए। ये उनका प्लान था, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर है राष्ट्रवादी गतिविधियों को क्या करना, कमजोर करना। करजन यानी जिसे हम दुर्जन कहते हैं, दुर्जन को लगने लगा था कि अगर बंगाल के जो शिक्षित जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं वो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे, अगर उनको अलग करके राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना एक छुपा हुआ उद्देश्य था कि अगर उनको अलग कर दिया जाए तो राष्ट्रवाद की भावना को हम लोग कमजोर कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। अगला, ये सब कुछ कारण थे जिस वजह से क्या हुआ कि बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। अब इसका असर क्या हुआ, देखिए कोई भी चीज अगर घटना घटित हुई थी, चाहे अगर भारत का विभाजन हुआ था तो भारत के विभाजन पर भी देखिए बहुत सारे कारण थे और उनका भी कुछ प्रभाव पड़ा था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर बंगाल विभाजन के क्या प्रभाव थे उनके हम लोग चलिए यहाँ कवर करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन का यहाँ पर क्या हुआ, उभार हुआ। जैसे बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारत में जबरदस्त क्या हुआ, पहले सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ। पहली बार आम जनता मतलब जो लोग हैं, ठीक है, विद्यार्थी हो गया, महिला वर्ग हो गया, श्रमिकों ने बड़े पैमाने पर इस पर क्या किया, भाग लिया और इसने राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाने का यहाँ पर कार्य किया। यानी सबसे पहले राष्ट्रवादी आंदोलन में इसने क्या किया, प्रसार करने का काम किया, उभारा है इसमें। फिर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, आपको मालूम है अगर आप सही मैं सही हूं तो आपने क्लास 10th में एक कहानी पढ़ा होगा हिंदी में, आपका कृतिका बुक अगर होगा तो अहीं ठैया झुलनी हैरानी हो रमा, ये चैप्टर नाम था। जहां पर भी आपने पढ़ा होगा, एक कहानी थी, लव स्टोरी थी, अगर आपने याद होगा, उसमें भी यही था कि भैया जो भी ब्रिटिश शासन की चीजें उनका क्या करना, बहिष्कार करना है। लोगों ने ब्रिटिश वस्त्रों और सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग शुरू कर दिया। अभी भी अगर वर्तमान परीक्षा देख रहे हो तो आप सभी में से अधिकांश से ऐसे लोग होंगे जो भी विदेशी चीज़ें, जैसे बहुत सारे, मैं सही हूँ, पीटर इंग्लैंड हो गया, ये ऐसे कुछ कंपनी हैं जिनका लोग कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ये सब के सब आपको मालूम है
इंग्लैंड की कंपनी है, तो भैया इन सब चीज़ों को क्यों प्रमोट करना। आप अपने देश के जो भी कंपनी है, ठीक है, देश के जितने भी प्रोडक्ट है, आप उनको एक नाम दीजिए, आप उनसे प्रोडक्ट करें। क्या फर्क पड़ता है भैया, आप 40,000 का कपड़ा खरीदो या 4,000 का कपड़ा खरीदो, वो ब्रांड आपको दिखा के क्या करना है। आपको पहनोगे तो देश की चीज, तो देश के काम आओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। जगह जगह पर चरखा आंदोलन हुआ, हाथ से बने वस्त्र और स्थानीय व्यापार को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। फिर भारत में एकता की यहाँ भावना का देखिए विकास हुआ। जैसे हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों को इन्होंने बांटने का काम किया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, एकता दिखाया। और जिस वजह से अंग्रेजों का जो नीति था, फूट डालो और क्या बोलते हैं, अपना काम करो, वो नीति क्या हो गया, विफल हो गया। फिर राजनीतिक चेतना का लगातार यहाँ पर प्रसार हुआ। जैसे कई नेता, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय ने खुलकर क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। और पहली बार राजनीति में दो ग्रुप बनते हैं, आपको मालूम होगा, एक गर्म दल, एक नरम दल। गर्म दल को एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है और नरम दल को मॉडरेट के बीच में यह विभाजन स्पष्ट हुआ। ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा। लगातार लोगों का जन प्रतिरोध जो था, यानी जन विरोध और आंदोलन के चलते वह अतः 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। यह भारतीय जनता की एक बड़ी जीत थी। जैसे आसाम और बांग्लादेश को, आसाम और बंगाल को बांटना, यह बंद हो गया और यह साबित हो गया कि अगर हम लोग संगठित रूप से आंदोलन करें तो अंग्रेजों को भी हम लोग झुका सकते हैं। तो बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार की एक ऐसी चाल थी, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई। इससे हमारे देखिए भारत में राजनीतिक चेतना, जन जागरूकता और स्वदेश के प्रति जो भावना है वो तेजी से उमड़ी। और यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो है नींव है, उसको मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनकर साबित हुआ। तो ये था हमारे पास बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ सवाल। अब अगला सवाल स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी पेपर में आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान था, इसका आपको मूल्यांकन करना है। एब्सोल्यूट द रोल आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ये बताना है। तो आइए इस सवाल का जवाब बताते हैं। सबसे पहले आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बेसिक नॉलेज उम्मीद करता हूं मालूम होगा। यहां पर हम लोग बात करते हैं टू द कॉन्टेक्स्ट, जो भी सवाल पूछेगा उससे जुड़े बताता हूं आपको। तो सुभाष चंद्र बोस हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जो पूरा जीवन है वो न्यौछावर कर दिया। उनका लक्ष्य था कि हमारे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, चाहे उसके लिए हमें सशस्त्र, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो इक्विपमेंट से यह हथियार है वही क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाना है। उनके विचार, कार्यशैली और साहस से हमारे भारत की जनता में एक राष्ट्रवाद की जो ज्वाला है वो प्रज्वलित उन्होंने की थी। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज कुछ बताना है। जैसे भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर युवाओं में देशभक्ति की भावना उन्होंने क्या की, जागृत की। जैसे नेताजी ने भारत में युवाओं को यह संदेश दिया कि आजादी जो है वो कभी भीख में नहीं मिलती, उसे हमें लड़कर लेना पड़ता है। और उनका प्रसिद्ध नारा था, आपने भी पढ़ा होगा, हमेशा याद रखना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत के हर कोने कोने में गूंजा और युवाओं के हृदय में क्या कि एक क्रांति की इन्होंने भावना है उन्होंने जागृत की। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, वैकल्पिक जो राजनीति है, जैसे गांधी जी और कांग्रेस, ये लोग अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी की मांग कर रहे थे। लेकिन वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी समझा कि केवल अगर हम लोग आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे तो इससे तो आजादी मिलना कठिन है। तो उन्होंने क्या किया, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ब्रिटिश देश में जाकर क्या किया, जो सशस्त्र संघर्ष का उन्होंने यहाँ पर मार्ग अपनाने की कोशिश की। और सबसे मेन काम किया उन्होंने, आजाद हिंद फौज का स्थापना किया, ये गठन किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने दक्षिण पूर्व एशिया में, सोचिए, हमारे भारतीय कैदियों और जो भी प्रवासी हमारे भारतीय थे उनको संगठित करके एक जगह करके आजाद हिंद फौज का स्थापना किया। यह सेना भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस फौज में मणिपुर, नागालैंड, अंडमान द्वीप समूह में भारतीय झंडा फहराकर अंग्रेजों को उन्होंने क्या की, चुनौती दी थी। फिर अगला है दिल्ली चलो आंदोलन। जैसे उन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन का नारा देकर स्पष्ट किया कि अब समय आ चुका है जब हमें ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर निकल फेंक देना चाहिए। और यह नारा भारतवासियों के मन में आजादी के लिए एक नई प्रेरणा बनके उभर के आया। अगला है महिलाओं को राष्ट्र निर्माण से उन्होंने जोड़ने काम किया। जैसे नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन उन्होंने किया, जो केवल महिलाओं की सैन्य टुकड़ी थी, मतलब सिर्फ महिलाओं की सैन्य टुकड़ी बनी हुई थी, जिसमें भारत की हमारे महिलाओं को आजादी के संघर्ष में उनका भी योगदान रहे, यह निभाने का उन्हें अवसर दिया गया। प्लस अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय मांग। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी, जापान जैसे देशों में भारत की आजादी के लिए समर्थन यहाँ पर प्राप्त किया। उन्होंने अंडमान जो निकोबार द्वीप है उसमें स्वतंत्रता भारत का पहला जो प्रतीक घोषित किया और वहां पर भारतीय झंडा यहाँ फहराया। इससे विश्व स्तर पर भारत की जो स्वतंत्रता की मांग को यहाँ पर लगातार कैसे मजबूती मिली। अब इसका देखिए क्या प्रभाव पड़ा भारत पे। तो उनके नेतृत्व और साहस ने हमारे भारत की जनता को यह यकीन दिलाया कि आजादी केवल नेताओं की बात नहीं है,
बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो देश के लिए कुछ करे। ठीक है, अगला है यहाँ पर पॉइंट बताया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उन्हें देश का सच्चा सपूत माना और आज भी उनके नाम पे हमारे कई संस्थान हो गए, सड़क, हवाई अड्डे और योजनाएं बन रही है। आप बंगाल में देखे होंगे, ठीक है, जो एयरपोर्ट बेसिकली उनके नाम पर रखा हुआ है। उनके विचार राष्ट्र सबसे पहले आज भी हमारी भारतीय सेना और नागरिकों के लिए यहाँ पर प्रेरणा बनी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जीवन है, उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जो जीवन है वो समर्पित कर दिया था। उन्होंने जोश, आत्मबल और नेतृत्व के माध्यम से हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। उनका संघर्ष, बलिदान और योगदान हमारे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वे आज भी हमारे भारत की आत्मा में बसे हुए हैं। वे एक सच्चे देशभक्त, एक प्रेरणा स्रोत और एक अमर नायक है बेसिकली। तो ये 3 के 3 सवाल आप सही बच्चों को परीक्षा में करके जाने। अगर आप ये 3 सवाल कर लेते हैं तो ये सवाल पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ताकि उनसे भी ये सवाल पेपर बन के आए और आपको ये सवाल 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो 15 × 3 45 नंबर आपका पेपर में कंफर्म होता है। तो शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।